जय हिंद दोस्तों। आज हम 26 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 अक्टूबर को जो क्वेश्चन थे उसका आंसर है बी और डी, दोनों पीवाईक्यू थे और हमने डिस्कस भी कर लिए थे, तो आपका आना जरूरी है। और आज जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ये दिए हैं, ये भी पीवाईक्यू है और ये दो जो है ये नीचे वाले वो मैंने खुद फॉर्म किए हैं क्योंकि कोई और पीवाईक्यू लिंक हो नहीं रहा था। और हाँ, ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप अगर कर पाओ तो लिखिएगा, बाकी न्यू कमर के लिए हार्ड पड़ सकता है, इसलिए न्यू कमर इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे भाई, तो आपका फर्ज होगा कि आप अभी ना वर्ल्ड मैप बनाना सीख लो। बस यही आपका होमवर्क होगा। ऊपर से संडे है और मंडे रात को आएगा दूसरा करंट अफेयर, तो तब तक आपका होमवर्क वही है कि आप वर्ल्ड मैप सीख लोगे बनाना। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे नजदीक की न्यूज ही देख लेते हैं। इटली, तो इंडिया और इटली के बीच में फर्स्ट बायलैटरल साइबर डायलॉग हुआ है, इसलिए इटली न्यूज में है। अभी भाई इटली तो यूरोप के अंदर पड़ता है, वो तो आपको पता है। इटली का मेन फीचर्स क्या क्या है जो एग्जाम में आ सकता है? सबसे पहला, इटली एल्प्स माउंटेन रेंज का पार्ट है। हमने ये पहले की ही हुई है, फिर भी एल्प्स माउंटेन रेंज। अब ये कौन से एरिया में पड़ती है? तो यहाँ कुछ जूम कर लेता हूँ, इस कुछ एरिया में पड़ती है ये एल्प्स माउंटेन रेंज। तो आप देख रहे हैं ना, इसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कहाँ पे आता है? इटली के अंदर आता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल्प्स। ओके, फिर दूसरा, ये किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है? तो ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। आजू बाजू की जो भी कंट्री है, भाई स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। और साउदर्न बाजू देखे तो मेडिटेरियन ओशन आता है और उसके आजू बाजू तहरीन सी, एड्रियाटिक सी। क्लाइमेट कौन सा? तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि मेडिटेरियन ओशन में है तो उसका टाइम क्लाइमेट भी उसके जैसा ही है। अभी मेन फोकस हमारा क्या रहेगा? देखो हम जब भी आते हैं उसके आजू बाजू के फीचर्स देखते हैं। हमने कल परसों ये ब्लैक सी वाला रीजन इतना तो पूरा देख लिया है, ये हमारा कवर्ड है, राइट। और अभी हमें मौका मिला तो इसके आगे का देख लेते हैं। चलिए देखो, एक और बार हम रिपीट कर देते हैं। ब्लैक सी, ब्लैक सी के यहाँ पे ये ऊपर आ, एक सेकंड, ये ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पे आएगा सी ऑफ अजोव, जिसको भाई कर्ड स्टेट जोड़ता है। फिर ये बॉस्फोरस स्टेट सी ऑफ मरमरा को जोड़ रहा है। फिर नीचे वाला डर्डनल स्टेट अजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ रहा है। ये जो गोल है बीच में ये है सी ऑफ मरमरा। ओके, ये अजियन सी के नीचे सी ऑफ कर्ड। ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो इटली है और ग्रीस है, उसके बीच में कौन सा सी आता है? तो भाई एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। इतना तो देखो आपको याद है ही ऑलरेडी, हमें अभी लेफ्ट हैंड वाला ही याद रखना है। तो इटली के आजू बाजू से ही हम याद रखेंगे कि इटली के राइट साइड में एड्रियाटिक सी और उसके नीचे आयोनियन सी। ओके, और फिर इटली के लेफ्ट साइड में तो लिगुरियन सी और तेहरियन सी। लिगुरियन और तेहरिनियन, गॉट इट। इटली है तो याद रह जाना चाहिए। देखो आपको एक और ट्रिक से हल्का फुल्का याद करवा देता हूँ। देखो इटली, इटली का स्पेलिंग क्या पड़ रहा है, कहाँ पे लिखे हैं यार? यहीं पे लिख देते हैं। इटली, आई फॉर आयोनियन सी, आयोनियन। टी, टी फॉर उसका नीचे वाला टेरेनियन सी, ठीक है। फिर ए आता है, ए फॉर एड्रियाटिक सी, उसके आजू बाजू ही पड़ रहा है ना, ए फॉर एड्रियाटिक। और फिर भाई एल आता है, एल फॉर लिगुरियन सी। वाई को इग्नोर कर दीजिए। तो इटली के आजू बाजू उसी के स्पेलिंग से हमारे सी बन जाते हैं। तो अभी अगर हमारा ये भी एरिया कवर हो जाता है तो बच्चे कितने? सिर्फ दो, अल्बोरान और बैरियरिक सी। पर इसको मैं बोलूंगा अभी के लिए इग्नोर करो, फिर कभी ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन जब न्यूज में होगा तब हम करेंगे। ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट मैं डेट भूल गया हूँ कौन सी डेट में किया था। हाँ, और ये बस स्टेट का नाम मुझे बता दीजिएगा, हमने पहले किया हुआ है। जो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहा है, ये स्टेट का नाम क्या है? हमने ऑलरेडी कर लिया है 2-3 बार। क्लियर है? आज हमने मेडिटेरियन ओशन के बीच वाला सेक्शन कर लिया है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर। हमने ऑलरेडी बहुत बार इसकी बात कर ली, आपको पता भी होगा। फिर एक बार देख लेते हैं कि भाई इस लोन के अंदर हमने एक नई कैटेगरी इंक्लूड कर दी है, तरुण प्लस। ये वैसे हमने देख लिया है बट फिर भी ओके, उसको बाद में देखते हैं। नीचे समझ लेते हैं कि मुद्रा योजना है क्या, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो कोई भी अगर स्टार्टअप है, किसी के पास कोई आइडिया है, वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो या कोई फर्म हो, तो उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ चाहिए हो तो मुद्रा योजना के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो पैसे हैं वो कोलेटरल फ्री होते हैं, मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। और अप टू 10 लाख होता है।
अप टू 10 लाख कैसे कि समझ लीजिए आपका एकदम छोटा सा स्टार्टअप है तो आप आओगे शिशु के अंदर, आपको लोन मिलेगी 50,000 तक की, फिर उससे बड़ा किशोर तक आपको लोन मिलेगी 5 लाख तक की, और फिर तरुण के अंदर आपको लोन मिलेगी 10 लाख तक की। अभी समझ लीजिए कि मेरा स्टार्टअप ऑलरेडी तरुण में था, मैंने 10 लाख की लोन ली हुई थी और मैंने उसे रीपे भी कर दिया, बात खत्म हो गई। अभी मुझे फिर से जरूरत पड़ी है पैसों की, तो मेरा डेटाबेस देखा जाएगा, बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी हाँ इसने एक बार 10 लाख लिए थे और पे कर दिए थे, तो मुझे तरुण प्लस लोन भी मिल सकती है। तरुण प्लस लोन मतलब 20 लाख तक की लोन मिल सकती है। तो बस यही हमने न्यू कैटेगरी ऐड की है, तरुण प्लस, जिसमें ऑलरेडी जिसने लोन ली है और पे भी कर दी है उसको हम 20 लाख तक लोन दे सकते हैं। बट हाँ, वो तरुण ऑलरेडी होना चाहिए, हाँ तो ही तरुण प्लस मिलेगी। यही ऊपर लिखा हुआ है, तरुण प्लस कैटेगरी 10 लाख 20 लाख तक मिल सकती है जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ओके, अभी देखो ये दिए जा रहे हैं तो गारंटी फ्री है, आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना है, ठीक है। तो भाई इसकी गारंटी ले कौन रहा है, तो इसकी गारंटी लेता है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। ये क्या है भाई, तो ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है अंडर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, कि अगर ये कोई स्टार्टअप पैसा नहीं चुका पाता है ना, तो गवर्नमेंट इस फंड का यूटिलाइजेशन करते हुए पैसा चुका देंगे। ये ना और अच्छा क्यों है पता है, ये मुद्रा योजना की वुमन अगर लेती है ना तो उनको जल्दी मिल जाता है और कुछ कुछ कंसेशंस भी मिलते हैं। इसलिए पीएम मुद्रा के अंदर जितने भी लेने वाले हैं ना पैसे, उसमें से ज्यादातर फर्म जो रजिस्टर्ड है वो वुमन के नाम पे रजिस्टर्ड है। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। फिर देखो हमारी नेक्स्ट न्यूज है सीवीड को लेकर। ये देखो ये जो मैंने फोटो ऐड किया ना, ये है सीवीड, एल्गी जैसा टाइप होता है, मरीन प्लांट है, आपने कहीं ना कहीं इसे देखा होगा, ठीक है। ये हमें लेक्स, रिवर्स, ओशंस हर जगह पे मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो रेड एल्गी, गैलिडिया एक्रोक्स, हार्ड नाम है छोड़िए, ये सब एग्जाम्पल है। और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इसके, तो फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में हो सकता है, लेबोरेटरीज में, कार्डबोर्ड में, पेपर, पेंट, प्रोसेस फूड, इवन बायोफ्यूल, बहुत सारी जगह पे हमें काम आ जाता है। और इंडिया की देखो इतनी बड़ी वास्ट कोस्ट लाइन है, तो सीवीड बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है। तो हमारा जो पोटेंशियल है ना पर ईयर सीवीड का प्रोडक्शन करने का, वो 9.7 मिलियन टन है, बट हम कर कितना रहे हैं, सिर्फ 34,000 टन। तो ये बहुत कम है, राइट। इसीलिए हमने ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके अंदर एक टारगेट रखा है कि हम बाई 2025 1.12 मिलियन टन जितना प्रोडक्शन करेंगे। तो देखो पोटेंशियल तो एकदम हाई है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है। इवन कुछ कुछ लोग तो इसको खाने में भी यूज करते हैं डायरेक्टली, इसका ही भाई सब्जी बनाते हैं और इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बड़ा हाई होता है। बट कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड नई गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। भाई क्यों जरूरत है हमें गाइडलाइंस की, तो सबसे पहले तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमें ये तो पता है कि ये पानी में डूबी हुई रहती है, बट अलग अलग पानी की कंडीशन अलग अलग होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है, तो इसमें भी कुछ कुछ अलग फर्क पड़ेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, बायोसिक्योरिटी रिस्क है, क्यों, क्योंकि इसी सीवीड के अंदर बहुत सारे डिजीजेस, पेस्ट और पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो आप इस सीवीड को लेके आ गए, पॉसिबिलिटी है कि कोई डिजीज भी साथ में लेके आ रहे हो। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज और जेनेटिक्स ऐसी कंडीशन बना सकते हैं कि ये सीवीड लगातार परसिस्ट करे, तो वो भी अच्छा नहीं होगा, राइट। कभी कभी यूट्रोफिकेशन हो जाता है, चलो आपको पता हो तो बढ़िया, बाकी मुझे बता देना यूट्रोफिकेशन क्या होता है। छोड़ो मैं ही बता देता हूँ यार। कोई ना, ये लेक समझ लीजिए कि ये एक लेक है, ठीक है। इसके अंदर एल्गी आ जाती है ये ऊपर के एरिया में, और इतनी ज्यादा ग्रो कर लेती है एल्गी कि जो ऊपर से सनलाइट आ रही होती है ना, वो सनलाइट ही एल्गी ब्लॉक कर देती है, और जो ऑक्सीजन है वो भी खुद ही ले लेती है सारा का सारा। तो जो नीचे रही हुई स्पीशीज है ना, उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन और सनलाइट मिल नहीं पाता है। बस इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ये रहा यूट्रोफिकेशन, ओके। बट छोड़िए इसको डायरेक्ट लिंकेज मत करना, बट मैंने बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी चलिए गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड की है भाई, तो कोई भी आप सीवीड का अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर जगह से अलाउड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको ऐसा नोटिफाई किया गया है कि ये कोई सीवीड जो भी है एबीसीडी सीवीड, वो किसी वेक्टर या करियर या कैरियर या कोई पैथोजेंस को लेके आती है, जो हमने ऊपर देखा ना, पॉसिबल है
या फिर वो साइट्स के अंदर लिस्टेड हो, साइट्स के अंदर जो लिस्टेड होता है उसका ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड होता है, फिर वो IUCN की थ्रेटन लिस्ट में हो, ये भी आपको पता है, या फिर जिधर से आप लेके आ रहे हो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उन्होंने उसको थ्रेटन लिस्ट के अंदर रखा हुआ हो, इन सब में से कुछ भी अगर हो तो आपको इंपोर्ट नहीं करना है। फिर इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको एक वैलिड परमिट भी निकालनी है आपके लिए, और एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी निकालना है फ्रॉम नेशनल कमिटी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक एक्वाटिक स्पीशीज इनटू इंडियन वाटर। और जो सर्टिफिकेट था वो कौन दे रहा था, वो आपको दे रहा था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। फिर आप अगर इंपोर्ट करके रहे हो तो इंपोर्ट करके डायरेक्टली आप सेल नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर प्रोसेस। और एट लास्ट ना ही एक्सपोर्टर और ना ही इंपोर्टर उसके ऊपर सीवीड के ऊपर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था। क्या ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है? नहीं, इतना अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जो ये बोला है ना कि किधर से इंपोर्ट कर सकते हैं किधर से नहीं, वो जरूर याद रखने की जरूरत है। फिर ये वाला कि डायरेक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एक लाइन का है कि कहाँ से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं रख सकते हैं, और डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। और सीवीड क्या है वो तो डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, और हाँ ये गाइडलाइंस भी किसने दी थी, तो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने दी थी। ओके, और इसका फायदा क्या होगा भाई, तो कोस्टल विलेजेस है वहां पे हम अपनी मार्केट डेवलप कर पाएंगे, बायोसिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको भी एड्रेस कर पाएंगे। ओके, नॉर्मल। फिर है 7th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, अभी अभी कंक्लूड हुआ है। सबसे पहले इंडिया जर्मनी के रिलेशन देख लेते हैं। तो इंडिया और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन है सिंस 2000, और सिंस 2011 हमने इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का प्रावधान भी ले लिए हैं। इन शॉर्ट क्या है कि दोनों गवर्नमेंट बैठेंगे और बातचीत करेंगी कि भाई क्या फ्यूचर होना चाहिए। एरियाज ऑफ कॉपरेशन देखें तो दोनों कंट्री बात करती है कि यूएनएससी को रिफॉर्म कीजिए, स्पेशली ये दोनों कंट्री G4 का पार्ट है। G4 कंट्रीज मतलब ये 4 कंट्री चाहती हैं कि यूएनएससी में हमारा इंक्लूजन हो, जर्मनी, इंडिया, जापान एंड ब्राजील, इसको हम G4 बोलते हैं। ठीक है, और इसका अपोज कौन करते हैं वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि G4 का अपोज कौन करते हैं कि नहीं भाई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए यूएनएफएससी का, कोई नई सीट नहीं चाहिए, तो वो करते हैं कॉफी क्लब वाले, कि वो चाहते हैं कि भाई इससे क्या होगा कि ज्यादा अगर मेंबर आ गए ना तो यूएनएससी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। हालांकि वो गलत है, हमारा इंक्लूजन होना जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए जर्मनी, इंडिया, जापान टॉप 3 इकोनॉमी है, तीसरे चौथे पांचवें पे हम आते हैं, पहला दूसरा यूएसए चाइना है, और हम बताइए यूएनएससी का पार्ट नहीं है। इंडिया, जापान और जर्मनी, इनकी आप मिलिट्री देखिए, डिफेंस देखिए कितना बड़ा है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ब्राजील साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट की एकलौती कंट्री है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इतना स्कार है कि बहुत सारी कॉन्टिनेंट को हमने इंक्लूड ही नहीं किया है भाई। साउथ अमेरिका से कोई नहीं है, अफ्रीका से कोई भी नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से कोई भी नहीं है। तो ये यूएनएससी का रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो इक्वलिटी के बेस पे नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई रिफॉर्म कीजिए, ये सही नहीं है। ओके, वापस इधर आ जाते हैं। ये तो बता दिया मैंने G4 यूएनएससी का। इकोनॉमिक रिलेशन क्या है जर्मनी के, तो हम जर्मनी के 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि जर्मनी जितना भी फॉरेन ट्रेड करता है ना उसमें सिर्फ हमारा हिस्सा 1% जितना है, बहुत कम है। और सस्टेनेबिलिटी में तो इंडो जर्मन एनर्जी फोरम हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, नेवल एनर्जी एक्सेट्रा में अंदर काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जर्मनी और इंडिया ना लाइक माइंडेड कंट्री की, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो क्वाइट सिमिलर है अभी के कॉन्टेक्स्ट में। पास्ट को मत देखना, पास्ट को तो आपको फिर हिटलर दिखेगा जर्मनी का, वो मत देखना। हालांकि अभी जर्मनी उतना पावरफुल नहीं है, वो एक यूरोपियन पपेट की तरह ही है, छोड़िए वो। आउटकम क्या निकला है, ये जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुआ उससे क्या आउटकम निकला कि भाई दोनों ने डिमांड की कि यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए भाई। फिर एम्फेसिस किया जाए यूएन चार्टर के प्रिंसिपल को। यूएन चार्टर का प्रिंसिपल जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ उसके साथ ही हमने बनाया था। ये बात करता है कि यूनाइटेड नेशन को चलना कैसे चाहिए। फिर दोनों ने भाई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन की है इन क्रिमिनल मैटर्स, कि एक दूसरे को हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे एक्सेट्रा। फिर दोनों ने भाई एग्रीमेंट साइन कर दिया है एक्सचेंज और म्यूचुअल प्रोटेक्शन फॉर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कि कोई भी एकदम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी
तो हम दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। फिर इस्टेब्लिश किया है रीजनल कंसल्टेशन ऑफ वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, जिसके अंदर हम अफ्रीका और वेस्ट एशिया के साथ और कोलैबोरेट करेंगे, मैं डायलॉग्स लाएंगे ताकि और हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएं अपनी। फिर अगेन कमिटेड टू प्रमोट फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक एंड बोथ नेशन प्लेज टू फुल्ली इंप्लीमेंट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इम्प्रूव करता है अपनी मोबिलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। ये किसके लिए मेन काम का आएगा? तो हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग जर्मनी में जाते हैं और रिसेंटली तो जर्मनी में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो हमें ज़्यादा फैलती हुई दिख रही है, क्योंकि हिंदी पीपल इतने हो गए हैं उधर, इसलिए। और ये देखो जी, जो इंडो पैसिफिक वाला साइन किया ना, उससे हमें क्या पता चलता है, ये बात भी की कि हाँ ये फ्री ओपन और पीसफुल, कि हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ही ये सब के खिलाफ है। और मेन लाइन है ना कि बिल्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ चाइना मानता ही नहीं है, तो इसी से दिखाते हैं कि यस हम चाइना के साथ नहीं है इन दिस मैटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। देखो कौन लॉन्च किया है? फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। और क्या? पेंडेमिक फंड। तो ये किसके पेंडेमिक की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली एनिमल के पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए एम क्या है, तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में कैपेसिटी बिल्डअप करना टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पेंडेमिक थ्रू फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। यस, देखो होता क्या है कि एनिमल को कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो उसके आजू बाजू की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो भी अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि एज पर WHO डेटा, जितने भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है उसमें 6 में से 5 जो होती है वो जूनोटिक होती है। जूनोटिक डिजीजेस मतलब क्या? जो डिजीज हमें एनिमल के थ्रू हो रहे हैं वो जूनोटिक डिजीज है। जैसे कि कोविड-19, वो भी किसके थ्रू होता था? तो बैट के थ्रू होता था, चमगादड़। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम एनिमल्स का ठीक से ध्यान रखते हैं, उनके अंदर कोई बीमारी आती है उसको हम ठीक से कवर कर लेते हैं, तो चांसेस है कि हम ह्यूमंस के अंदर वो बीमारी आने ही नहीं देंगे। ठीक है, ओके। ये जो फंड है वो कौन लेके आया है? तो फंडेड बाय G20 पेंडेमिक फंड, उन्होंने बनाया उसमें ये फंड। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इंडोनेशिया जब G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था 2022 में, तब ये इस्टेब्लिश हुआ था। और वह इंडिया ने अभी के लिए क्या किया, न्यूज में क्यों है? तो इंडिया ने रिलीज किए 2 डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। वेटरनरी मतलब एनिमल के साथ कनेक्टेड है वो। ओके, अभी देखो हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक तो हेल्थ है, दूसरा देखो पैसा भी है। कोई बीमारी आती है ना तो इतना नुकसान हो जाता है। आप सोचिए कोविड-19 की वजह से ही कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को और कम कर रहे हैं। जैसे कि सार्स जब आया था उसकी वजह से हमें $50 बिलियन का नुकसान हुआ था, और एवियन फ्लू की वजह से हमें $30 बिलियन। तो ये बहुत ज्यादा है भाई। मेजर इंटरवेंशंस क्या क्या है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर? हम हेल्थ लेबोरेटरी बनाएंगे और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अर्ली वार्निंग देंगे सबको कि भाई ये हो सकता है, और सर्वेलेंस मैकेनिज्म को और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिकल सिस्टम्स बनाएंगे, और कटिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप्स एट नेशनल एज वेल एज रीजनल लेवल। ओके, इंडिया ने क्या किया भाई? इंडिया ने इसके जैसा क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है? तो हम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस है कि हम हटा दें फुट माउथ डिसीज को और ब्रूसिलोसिस को। और दूसरा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें अगेन हम जो बोविन की ब्रीड की बोविन ब्रीड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात बोलते हैं। और ऑफ कोर्स लाइव स्टॉक कंजर्वेशन। अगेन आपको इसमें से याद क्या रखना है? इसका तो सिर्फ आप नाम याद रखिए कि हाँ भाई ऐसा कोई फंड हमारे पास है, पेंडेमिक फंड। और दूसरा इंडिया का इनिशिएटिव, इसको आपको नोट्स में डाल लेना है। पर इसका आपको सिर्फ नेम ही डालना है, नेम काफी रहेगा। ये डेटा याद रह जाता है तो बढ़िया है कि देखो 6 में से 5 जूनोटिक डिसीजेस होते हैं। और ऊपर वाले में क्या डालना है? सिर्फ नेम डालना है कि हाँ इंडिया के साथ ऐसा कुछ साइन हुआ है। और नॉर्मल सब बातें हुई वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगी, हाँ भाई ऐसी बातें हुई थी जर्मनी के साथ भी हमारी। अगेन उसके ऊपर वाले मुद्रा योजना आपको नोट्स में डाल ही लेना है। ये जो नीचे वाला ब्रैकेट में ना, ये डाल ही लीजिए कि भाई शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। और ये सीवीड वालों में सिर्फ नाम याद रखना है, दैट्स इट, कि सीवीड ये है और उसका पोटेंशियल जो है वो 10 मिलियन टन के आजू बाजू है। बस इतना काफी रहेगा। तो आपको ना पता चलना चाहिए कि ये जो नाम है वही काफी है, क्योंकि इसके अंदर का डेटा है वो और कहीं पे यूज हो नहीं पाएगा।
और ऊपर से इसके अंदर से कोई क्वेश्चन भी फॉर्म नहीं होगा, तो उसके नोट्स बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आप न्यू कमर हो तो तुरंत आपको नहीं पता चलेगा, बट धीरे धीरे चलता रहेगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि अगर किसी को नहीं चल रहा है तो आइडिया हो जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है मेटा के साथ, मेटा अपना फेसबुक वाला, मेटा के साथ कोलाबरेट करके अपना युवा एआई। और कौन कौन से इसके पार्टनर्स थे, तो मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फिर एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इन सब ने मिलकर भाई लॉन्च कर दिया है युवा एआई। और भाई कौन सी जगह पे हमने किया है, तो आईआईटी जोधपुर सृजन। ओके, अभी देखो इसका फायदा क्या होने वाला है। तो हमारा एम है इस युवा एआई के थ्रू हम 1 लाख स्टूडेंट को एआई के अंदर ट्रेन करेंगे और उसको उनकी नॉलेज देंगे, ताकि वो वर्ल्ड चैलेंजेस जो आने वाले हैं उनको टैकल कर पाए। इसमें जो यंग डेवलपर्स है वो कौन सी एज ग्रुप्स हैं, तो 18 से 30। ओके, अब ये युवा एआई है वो जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई मतलब क्या, कि आप उसको कुछ पूछो और वो आपको कुछ डेटा जनरेट करके देगा, बना के देगा, तो वो होता है जनरेटिव एआई। ठीक है, आप सब जानते ही वो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, फिर इवन अभी तो व्हाट्सएप के अंदर भी है मेटा एआई। ये काम किसके ऊपर करता है, तो इसके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है ना, उसके बेस पे ये ट्रेन होता है। नया डेटा उसको कॉन्स्टेंटली आपको डालना पड़ेगा, उसको अपडेटेड अगर आपको रखना है तो। इसी का एक रीजन था कि जब चैट जीपीटी ने यूपीएससी की एग्जाम दी ना, चैट जीपीटी फेल हो गया उसमें। क्यों फेल हो गया, क्योंकि चैट जीपीटी का जो भी डेटा था वो था पुराना, और यूपीएससी का पेपर करंट अफेयर से लिंक्ड होता है, तो इसलिए चैट जीपीटी उसको पास नहीं कर पाया था। ओके, दूसरा एक इसके बेस पे बनता है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स के ऊपर बनता है, मशीन लर्निंग के ऊपर बनता है, और ये कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज और इंटरप्रेट करता रहता है ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन कंडीशंस को, और उनके इंटरेस्ट को, कि भाई ये बंदा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ओके, अभी ऊपर से बता देता हूँ, ये वैसे काम का नहीं है, बट ये मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, कि वो खुद लर्न कर रहा है एल्गोरिथम्स को, वो खुद नई नई चीजें सीख रहा है, दैट्स इट, वो मशीन लर्निंग है। ओके, अब ये जनरेटिव एआई का फायदा क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये एस्टिमेटेड 4.5 लाख जितने नए जॉब क्रिएट करेगा, फिर ये ग्रोथ करेगा हमारे इस सेक्टर की अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा अप्रोक्सीमेटली 1,000 बिलियन जितना बाई 2035। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, डेटा प्राइवेसी, पता नहीं लीक हो जाए कब, लैक ऑफ रेगुलेशन है, इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ एआई एक्सपर्ट। देखो, अच्छा जितना दिखता है ना इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त है वो आईटी सेक्टर के अंदर ही है, और वो साफ साफ बोल रहा था कि यार शायद तो जॉब गई है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ना वो अभी ये लोग एआई से करवा रहे हैं। अगर अभी हमारा जॉब इन्होंने पार्ट टाइम कर दिया, मतलब इतना हम काम ही नहीं आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल परसों में बोल ही देंगे कि भाई आप घर जाओ। तो ये जितनी जॉब जनरेट करेगा ना उसके सामने बहुत सारी जॉब ले लेगा, क्योंकि ये जो जनरेट करेगा ना वो एकदम स्किल्ड जॉब जनरेट करेगा, जो एक्सपर्ट है एआई के। और जो ये जॉब खा रहा है ना, वो जॉब खाएगा एकदम जो लोअर स्ट्रेटा पे टेक सेक्टर में काम करते हैं ना उसकी, जिनका बेसिक वर्क होता है, जैसे कोई डेटा एंट्री करना, जैसे थंबनेल क्रिएट करना एक्सेट्रा, इनकी जॉब ये खा जाएगा। और बाकी सारे ये तो रिस्क है ही है भी, प्राइवेसी रेगुलेशन एक्सेट्रा, क्योंकि वो भी बायसनेस के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे मैंने बोला ना कि एआई के पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, नया वो सीख रहा है, तो एआई समझ लो सीखा ही उसी तरीके से कि भाई रेसिज्म होता है, ब्लैक और व्हाइट के बीच में फर्क होना चाहिए, तो एआई जो आपको आउटकम भी देगा ना वो भी रेसिस्ट आउटकम देगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी आपको ही ना मैं एक टास्क देता हूँ, आप ना एआई से पूछिए, अगर आप कोई एआई यूज करते हैं तो, मैंने ये किया हुआ है, कि भाई कौन टेररिस्ट हो सकता है, आमिर कसाब या फिर राजू रस्तोगी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों को पूछिए कि भाई कौन इन से टेररिस्ट हो सकता है। एआई जवाब क्या दे रहा है पता है मुझे, कि भाई आमिर कसाब टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2008 मुंबई अटैक हुआ था तब वो टेररिस्ट था, और राजू रस्तोगी का तो कोई भी पुराना डेटा टेररिस्ट का है नहीं, तो हाँ इन दोनों में से टेररिस्ट आमिर कसाब हो सकता है। अब आप सोचिए, वो पुराने नेम के थ्रू नए किसी पर्सन को भी टेररिस्ट बना दे रहा है, तो ये होता है कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा के बेस पे ये कैसे बायसनेस करते हैं। हालांकि एआई को ट्रेन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बट फिर भी देयर इज मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं भाई,
यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल, कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से अभी यूके के अंदर एक भी एनर्जी नहीं आएगी। यूके ने ये आफ्टर 142 ईयर्स किया है, मतलब तब तक एनर्जी खाई है और बाद में इन्होंने बंद किया है। ठीक है, ओके चलिए। ये वर्ल्ड फर्स्ट कोल प्लांट ओपन हुआ था यूके में इन 1882, और इंडिया में कब इंस्टॉल हुआ था, तो 1920, और वो भी भाई छोटू सा इंस्टॉल हुआ था। हमें खुद अपने थर्मल कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते पूरा इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक इतना नहीं बढ़ा, बढ़ गया है बट यूके के जितना तो नहीं भाई। फिर नीड ऑफ क्लोजिंग बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है, कि भाई डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत करता है और यूके की जिम्मेदारी है कि ग्रीन हाउस गैस को रोकना। फिर लिमिटिंग करता है एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को जो यूके बोल के आया है एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कि अगर आपको फुल फ्लेज अचीव करना है पेरिस कमिटमेंट को, कि हम टेम्परेचर को 1.5 सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और इसमें आपकी कमिटमेंट है तो आपको इसको तो हटाना पड़ेगा। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, फास्ट ग्रोइंग होती जाए, तो उसका यूज़ क्यों ना किया जाए। हालांकि ये करना दिक्कत दे क्यों है, क्यों नहीं हो सकता है हमारे जैसी कंट्रीज के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे पास और कोई अवेलेबल सोर्स है नहीं, हम रिलायंट करते हैं कोल पे ही। ये देख लीजिए, इंडिया का डेटा भी दिया हुआ है कि इंडिया 70% जितनी इतनी एनर्जी कैपेसिटी है वो कोल के थ्रू लेके आता है, जनरेशन कैपेसिटी। तो हम इसमें से कैसे ट्रांजिशन करें अचानक से, बट हाँ वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने कल ही देखा था पंचामृत। फिर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना अभी ग्रो कर रहे हैं, और हमारी जैसी कंट्री पे अगर ऐसे हम लगा दें कि कोल बेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। वो तो सोचो सालों से जनरेट कर रहे हैं, 150 सालों तक वो जनरेट करते आए हैं, अभी बंद कर रहे हैं। फिर इशू क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के, तो कैपिटल कॉस्ट है, लैक ऑफ क्लैरिटी है और इंटरमेंसी है। स्टेटस हमने देख लिया है, 70% है, हमारा टारगेट है नेट जीरो बाई 2070 का। और कौन कौन से इनिशिएटिव है, तो पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम सूर्य घर और पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स। और भी 50 लिख सकते हैं हम, रोज एक ना एक बात करते हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ, ये कुसुम के अंदर क्या करते हैं, जो फार्म फील्ड है ना उसके अंदर सोलर प्लांट्स को हमें इंस्टॉल करना, दैट्स इट। बाकी सूर्य घर आपको पता है एक्सेट्रा। ओके, अभी शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। तो एशियाटिक गोल्डन कैट रिसेंटली आसाम के मानस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिली है। अभी देखो नाम से ही पता चल रहा है एशियाटिक है तो एशिया में देखने को मिलती है, राइट। कहाँ कहाँ पे, तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना पे। और गोल्डन है तो क्योंकि गोल्डन कलर की दिखती है। ओके, कैट है तो कैट जैसे तो दिखेगी ही। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो गोल्डन और रेड ब्राउन दिखती है, कोई कोई बार ये डार्क ब्राउन या इवन ग्रे कलर की भी हो सकती है। इसकी साइज है वो मीडियम होती है विथ रिलेटिवली लॉन्ग लेग्स, और ये डायरनल होती है। डायरनल मतलब क्या, जो दिन में घूमती है। ठीक है, अरे यार माफ करना, मेनली ये नॉक्टर्नल होती है, पर कोई को बार ये डायरनल भी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है नॉक्टर्नल ही होगी। नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट टाइम पे एक्टिव है, डायरनल मतलब जो डे टाइम पे एक्टिव है। तो मेनली तो ये नॉक्टर्नल थी, बट रिसेंट डेटा ये बोल रहा है कि ये डायरनल भी है, दिन के टाइम में भी एक्टिव होती है। और तीसरा भी एक होता है, क्रेपस्क्यूलर। उसका मतलब क्या है, जो ट्विलाइट टाइम पे होता है ना, कि भाई बिफोर सनराइज, बिफोर राइज एंड आफ्टर सेट, फिर जो हल्की हल्की जो रोशनी होती है उस टाइम पे जो एक्टिव हो, हल्की रोशनी के टाइम पे जो अंधेरा नहीं हुआ है और एकदम उजाला नहीं है, उस बीच में, उसको हम बोलते हैं क्रेपस्क्यूलर। तो नॉक्टर्नल, डायरनल और क्रेपस्क्यूलर। इसका भी स्टेटस क्या है, तो ये नियर थ्रेटन है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। वाइड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर आती है। शेड्यूल 4 के अंदर क्यों आती है भाई, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैंने 50 बार बताया हुआ है क्यों शेड्यूल 4 के अंदर है। फिर भाई हमारा 21st लाइव स्टॉक सेंसस हो गया है। लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में जान लेते हैं, किसने किया है पहले वो जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने किया है। ये कब कंडक्ट होने वाला है, तो अक्टूबर 24 से लेकर फरवरी 25 तक कंडक्ट होगा। और ये फुल्ली डिजिटाइज्ड होगा। 20 वाला जो था वो भी फुल्ली डिजिटल था। और इसके अंदर हम 16 स्पीशीज ऑफ लाइव स्टॉक्स को और 219 इंडिजिनस ब्रीड्स को डेटा को कवर करेंगे। फिर पेस्चरलिस्ट जो है उनके भी डेटा को फर्स्ट टाइम कवर किया जाएगा। फिर जेंडर रोल्स लाइव स्टॉक रियलिंग में, उसको भी हम देखेंगे। और लाइव स्टॉक के बारे में देख लें तो ये 1990 से शुरू हुआ है,
और हर 5 साल पे ये होता है। इसका भाई फायदा क्या है, तो देखो जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को हम जान के पता चलता है ना कि भैया कितनी बची है, क्या हो रहा है एक्सेट्रा, वैसे ही सेम लाइफ स्टॉक में होता है। गाय भैंस हमारे लिए जरूरी है, तो हमें पता चलना चाहिए कि अच्छा ये सब हो रहा है, ठीक है। और चलो एक और क्वेश्चन मुझे बता दो कि 1990 के टाइम पे हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पाइस बॉम्ब, देखो रिसेंटली इसराइल ने लॉन्च किया स्पाइस बॉम्ब, स्पाइस 2000 लेबनान के अंदर, इसलिए न्यूज में था। ये किसने बनाया है? डेफिनेटली इसराइल ने बनाया है। और ये क्या है, इसका नाम ऐसा स्पाइस क्यों है? तो एक गाइडेंस किट है जो कि 2000, सॉरी यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है, ये 2000 पाउंड का बॉम्ब है। उसमें हेल्प करती है कि प्रिसीजन टारगेट के ऊपर आप लॉन्च कर पाओ, दैट्स इट। फीचर्स क्या क्या है भाई? ऑटोनोमस ऑपरेशन कर सकती है, टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कोलेटरल डैमेज, सिंपल मिशन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ओके, इन शॉर्ट ना आपका जो भी बॉम्ब है इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ये सब आपको फायदा ये दे देगा। ओके, याद क्या रखना है? सिर्फ नेम कि अच्छा ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मतलब इंडिया, इंडिया के पास नहीं, वर्ल्ड के पास। फिर है फ्यू गैस डीसल्फराइजेशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है डीसल्फराइजेशन, तो मतलब क्या है कि हम सल्फर को हटा रहे हैं, दैट्स इट। और किस में से हटा रहे हैं? तो फ्यूल गैस में से हटा रहे हैं, सॉरी फ्लू गैस में से हटा रहे हैं, दैट्स इट। फ्लू गैस क्या होता है? तो इट इज एग्जॉस्ट गैस और स्टेक गैस इमिनेंट फ्रॉम कंबशन प्लांट और कंटेन पर्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा। इन शॉर्ट जो भी ये प्लांट होते हैं ना, ऐसे आपने फैक्ट्रीज में देखे होंगे बहुत सारी जगह पे, बस यहाँ पे, यहाँ से आपको सल्फर को हटा देना है, इसी को हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, दैट्स इट। और ये जो बोला ना मैंने कि एग्जॉस्ट प्लांट, मतलब वही फैक्ट्री में से जिधर से धुआं निकल रहा है ना, उधर का। इस धुएं ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स। इसमें से हम बोल रहे हैं कि भाई सल्फर को हटा दीजिए, दैट्स इट। कैसे हम हटाएंगे? तो अल्कलाइन एजेंट, रीएजेंट हम फॉर्म करेंगे, मतलब डालेंगे उसके अंदर सोडियम और कैल्शियम जैसे, जिसके थ्रू CO2 SO2 हट जाएगा, ठीक है। अभी इसकी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है? तो ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन बेस और सी वाटर बेस, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं कैसे होता है। इन शॉर्ट इनके यूज करते होता है, बस वही ध्यान देना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने मैंडेट किया है कि FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़रूरी है। और क्यों? क्योंकि आपको सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है। क्यों सल्फर डाइऑक्साइड पे हम फोकस कर रहे हैं? तो आप याद करें तो हमारे पास 8 पॉल्यूटेंट है, 8 एयर पॉल्यूटेंट है, हमारे 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। वो हमने एयर क्वालिटी में देखा था, कल परसों ही देखा था, 23 अक्टूबर वाले न्यूज में देखा था, जिधर हम दिल्ली वाला देख रहे थे ना। तो एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? तो भाई एक सेकंड, PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO और लास्ट में एमोनिया और लेड, ठीक है। हमेशा आपको ना एक्टिव रिकॉल करना है, जो भी पढ़ो ना उसके साथ एक्टिव रिकॉल करते जाओ, आपको याद रहेगा। जैसे हम अभी किए कि हाँ ऐसा है तो ऐसा था, इधर हमने देखा था। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स अभी अभी निकला है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 180 में से 176। बहुत ही बकवास है, इतना भी बुरा हम नहीं करते हैं। कौन डेवलप किया है? तो गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव एंड बायोडीबी com. It evaluates conservation efforts using 4 markers: land management, threat to biodiversity, capacity and governance and future trends. क्या हमें ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हो सके तो याद रख लीजिए कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हमारा रैंक कितना खराब आया है। यूज हम कहाँ करेंगे? अगर हमें कुछ इंडिया का बुरा लिखना होगा कोई आंसर में तो याद करेंगे, बाकी कहीं पे भी ये काम नहीं आएगा। एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्रीन सर्टिफिकेशन सिस्टम क्या है भाई? एक्सप्लोइट करना, किसको? ग्रीन सर्टिफिकेट मिल रहा है उसको। जैसे कि ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि फॉल्स क्लेम करना कि आपकी कंपनी एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रही है, जबकि कर नहीं रही होती है। इसका फायदा क्या उठाता है भाई ये कंपनी की? पॉजिटिव इमेज बन जाती है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रख रहे हैं, उसकी सेल बढ़ जाती है, बट कायदे से ऐसा हो नहीं रहा है। सो इट इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्रीन सर्टिफिकेशन। और ये जो फायदा उसमें मिलता है ना, ऐसा दिखावा करके कि वी आर ग्रीन, उसको ही बोलते हैं फ्री राइडिंग, कि फ्री में ही फायदा उठा रहे हैं जबकि किया कुछ नहीं है। ओके चलो आगे देखते हैं, इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। तो देखो ऐसे जो प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं करना,
और दूसरा बायोफिलिक डिजाइन आप बनाइए, अपने जो रूफ है वहां पे ग्रीन रूफ सेट कीजिए, अगर नहीं हो पाता तो डुप्लीकेट ग्रीन रूफ कीजिए, वो भी चल जाएगा। जैसे कि बायोफिलिक क्या होता है कि ऐसी कुछ डिजाइन आपकी बनाना जिसके थ्रू पॉजिटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट पड़े। उसका एक एग्जांपल है ग्रीन रूफ। समझ लीजिए कि मेरे पास ग्रीनरी तो है नहीं ओरिजिनल, बट मैं आर्टिफिशियल ग्रास भी अगर ग्रीन लगा देता हूँ ना तो वो चल जाएगा। इन शॉर्ट तो वो मिमिक तो करेगा ना ग्रीन चीजों को, तो इसलिए चल जाएगा। फायदा भले ही ना करे पर नुकसान तो नहीं करेगा। ओके, फिर ये कर्वेचर ठीक से देखेंगे। लीसा देख लेते हैं। लीसा क्या है, तो नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लीसा लॉन्च किया है। मेनली यूरोप का ही मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा ने हेल्प की है, ये लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना और जो भी ऑब्जर्वेटरी है उसको थोड़ा बहुत देखना। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, देखो कोई भी हमारे स्पेस में ब्लैक होल है, ठीक है, वो ब्लैक होल किसी और दूसरे ब्लैक होल के साथ टकराता है या फिर मर्ज हो जाता है, मतलब दोनों एक हो जाते हैं, तो एकदम स्पेस में ना भयंकर एनर्जी रिलीज होती है बहुत सारी। ऐसे होगा ही ना, दो बड़े से मास हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी जो वेव्स होती है ना, उस वेव्स को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। दैट्स इट। इन शॉर्ट, कोई भी स्पेस के अंदर कोई पावरफुल इवेंट हो रहा है, उधर से बहुत ज्यादा मात्रा में वेव्स निकल रही है, पावरफुल वेव्स, वो ग्रेविटेशनल वेव्स है। ठीक है, ये कब प्रॉपर लॉन्च होगा, तो मिड 2030 में ये लॉन्च होगा। ये 3 आइडेंटिकल स्प्रेडक्राफ्ट इसके अंदर बनाए जाएंगे जो अर्थ के आजू बाजू घूमेंगे। ठीक है, 3 इसके अंदर सैटेलाइट होगी, स्पेसक्राफ्ट होंगे। ओके, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, ये क्या है भाई, तो देखो इसका मतलब क्या है, एज पर इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं है ये, और वैसे भी अभी तो कहीं भी ऑलमोस्ट नहीं है, कि एक बार अगर वुमन की शादी हो जाती है ना, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब कुछ वो हस्बैंड हैंडल कर लेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि समझ लीजिए किसी फीमेल के नाम पर एक बंगलो था, ठीक है, अभी उसकी शादी हो गई, तो उस बंगलो की सारी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, उसके हस्बैंड की। उसका मतलब क्या है कि अगर वुमन चाहे तो वो बंगलो को किसी को ट्रांसफर कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि हस्बैंड देखेगा उसको। तो मतलब शादी के बाद वुमन के जो भी राइट थे उस बंगलो के ऊपर, सब कुछ चले गए, अब वो ओनर है ही नहीं, अब हस्बैंड ओनर है। ऐसा रूल हमने क्यों रखा है, तो ऐसा हम मानते थे कि वुमन के पास इतना पावर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरी वुमन को ही हस्बैंड संभालता है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो भी हस्बैंड ही संभालेगा। तो बहुत ही बकवास चीज है कि शादी के बाद जो कुछ भी वुमन का सब हस्बैंड का, सारे पावर ऑफ अटर्नी उसके पास चला गया। तो देखो यही मतलब है, इन थियरी इट सीक्स टू पास हर प्रॉपर्टी टू द हस्बैंड, रेस्ट्रिक्टिंग हर एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती, सब हस्बैंड का, मतलब उसके जो भी लीगल राइट थे ना वो चले गए। ठीक है, इट सस्पेंड द लीगल एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ वुमन आफ्टर मैरिज। राइट्स क्या, लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ वुमन आफ्टर मैरिज, कि आपका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कुछ भी हो वो आपका हस्बैंड देखेगा। और ये इंग्लिश कॉमन लॉ की बात चल रही है, उधर ये मतलब था, आप सोचिए उधर ये चलता था और ये लोग हमें बोल रहे थे कि इंडिया बार्बरिक है। अभी इस सोच से बताओ कौन बार्बरिक है भाई। अभी ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर न्यूज में था क्यों भाई, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पेटिशन हियर कर रहा है, मतलब अभी चल रही है, चैलेंजिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 और सेक्शन 63 ऑफ BNS 2023। ये बात किसकी करता है कि समझ लीजिए कि किसी हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ का रेप किया जाता है, मतलब उनकी परमिशन के बिना इंटरकोर्स किया जाता है, तो क्या वो एक्चुअली मैरिटल रेप में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम, इंटरकोर्स के टाइम, वुमन की तो परमिशन है ही नहीं, बट फिर भी हस्बैंड के द्वारा वो जबरदस्ती किया जा रहा है, तो इट इज डेफिनेटली अ रेप, राइट। बट फिर भी हमारे कानून के अंदर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि भाई इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है अपने जजमेंट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैरिटल रेप एक्सेप्शन स्टेम्स फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, यार इसको हम कानूनन नहीं बना सकते हैं। तो ये एक रेप का एक्सेप्शन हो जाता है जिसको अभी भी सजा मिलती नहीं है, और कायदे से देखो देना भी बहुत हार्ड है। अब सोचिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कुछ हद तक ये मजबूरी भी हो जाती है कि हाँ भाई इसको अब हम मैरिटल रेप एक्सेप्शन में रखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, कि वुमन इसको ट्रीट नहीं कर पाएगी एज अ रेप।
बट लेट्स सी, अभी जो ये पिटीशन फाइल हुए है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है हमें पता चल जाएगा, पढ़ने में तो आएगा ही हमारे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मेंस का अगर आपको आता है तो कीजिए, वरना आपका होमवर्क है वर्ल्ड मैप को ट्रीट करना, ठीक है, बनाना सीखना, देखना नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई डाउट के लिए अपने टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन करने लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।